नमस्कार, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। 1 से 15 तक के सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रमेय कहते हैं। रूट पी, जहाँ पी एक अभाज्य संख्या है वहाँ पर होती है, ये कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रूट के अंदर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये महत्तम समावर्तक होता है। क्या होता है? आपका महत्तम समावर्तक ये होता है। संख्याओं में से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है? ये होता है लघुत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम, ये आपका कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कोई संख्या p/q के रूप में हो और p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हो तथा q 0 नहीं होना चाहिए, तो वह क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। उदाहरण के लिए जैसे ले लें तो 2/3, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है, याद रखना है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है और प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय संख्या होती है। चैप्टर में हमने इनके एग्जाम्पल सहित इनकी बात की है। नेक्स्ट चलते हैं। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे x³ है प्लस x² है प्लस 3 है, ये आपका दिया है, तो इसमें बहुपद की घात कौन सी है? यदि आपसे पूछा जाता है तो 3 जो है वह बहुपद की घात होगी। ठीक है, ये क्या है? उच्चतम घात है, उच्चतम घात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। यानी उस बहुपद को रेखिक बहुपद कहेंगे जिसमें घात 1 होती है। जैसे मान लो उसमें x है, इसमें घात क्या है? 1 है। यदि उसमें x² आ जाता है तो द्विघात बोलेंगे और त्रिघात x³ आ जाता है तो 3 घात बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। यदि p k बराबर 0 हो और k कोई वास्तविक संख्या हो तो k बहुपद px का क्या कहलाती है? शून्यक कहलाती है। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं, तो इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, लगभग पूरे मैथ के ऑब्जेक्टिव हमने इसमें कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या उस बहुपद की घात के बराबर होती है। तो क्या दिया है? किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होती है? बहुपद की घात के बराबर। रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? 1 शून्यक होता है। रैखिक बहुपद क्यों? क्योंकि इसमें घात नहीं होती है। ठीक है, एक घात होती है। द्विघात एवं त्रिघात बहुपद के अधिकतम 2 एवं 3 शून्यक होते हैं। तो द्विघात के कितने? 2 शून्यक और त्रिघात के कितने? 3 शून्यक हैं। जितनी घात उतने उसके शून्यक होते हैं। x घात वाले बहुपद के x शून्यक होंगे। अब किसी पर x घात है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे? x शून्यक होंगे। तो मतलब जितनी घात उतने उसके शून्यक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी बहुपद y बराबर px का ग्राफ आलेख x को जितने बिंदुओं पर काटता है उस आलेख के उतने ही शून्यक होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ये है, प्रश्न 11 में दिया है कि इसके कितने शून्यक हैं? तो कितने हैं? 4। 1 2 3 4। एक्स अक्ष पे देखेंगे तो एक्स अक्ष पे जितनी बार ये इसको काट रहा है, ठीक है, उसको शून्यक में मान लेते हैं। तो इसके कितने शून्यक होंगे? 4। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या है एवं इसके शून्यक को किससे दर्शाते हैं? तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ax + b एवं शून्यक को अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है,
शून्य को किससे दर्शाते हैं, अल्फा से दर्शाते हैं। और रैखिक बहुपद ax, यदि यहीं पर आपसे बोले द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c, इसके दो शून्य क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा, जबकि रैखिक का ओनली क्या होता है, ओनली अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, तीन शून्यक हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और द्विघात वाला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शून्यकों अल्फा एवं बीटा का योगफल एवं गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विभाजन एल्गोरिथम बहुपदों के लिए का प्रयोग सूत्र है। तो सूत्र क्या है इसके लिए विभाजन एल्गोरिथम का, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जहाँ पर जी एक्स को भाजक बोलते हैं और क्यू एक्स को भागफल बोलते हैं और आर एक्स को शेषफल बोलते हैं, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहाँ पी एक्स एवं जी एक्स क्या है, दो बहुपद हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। x माइनस वन एवं x माइनस टू के शून्य क्या होंगे, कैसे निकालेंगे, x माइनस वन बराबर 0 रख दोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, बन आ जाएगी, और x माइनस टू बराबर आप 0 रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 2 आ जाएगी। तो यही इसके क्या हो जाएंगे, ये शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों वाले क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक अचर हैं, और एक्स और वाई क्या है, चर हैं। मतलब ए बी और सी के स्थान पर क्या आ सकती है, कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दो चरों में रेखिक समीकरणों के युग्म का व्यापक रूप लिखो। तो ए वन एक्स, बी वन बाय और सी वन बराबर 0। इसको कैसे लिखते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन बराबर 0, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। जब भी इस प्रकार का लिखेंगे तो ये सी वन है, ये उस साइड नहीं होना चाहिए, ये किस साइड होना चाहिए, 0 के इस साइड होना चाहिए। जहाँ पर ए बी सी ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ये क्या है, संख्याएं हैं। जैसे मान लो ए एक्स, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 4 बाय प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, a1 ये हो जाएगा, b1 ये हो जाएगा और c1 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बेस पर तीन शर्तें होती हैं। ऐसे ही एक दूसरा समीकरण दे दिया तो उसमें यहाँ पर a2 b2 और c2। ठीक है, अब इसके बेस पर तीन शर्तें होती हैं, कौन कौन सी, उनको आगे पढ़ेंगे। इसको पढ़ लेते हैं पहले। दो चरों वाले एक रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफ आलेख कितनी रेखाएं प्रदर्शित करता है, तो इसको याद रखना है आपको, 2 करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल की शर्त लिखी। अब वो जो a1 बटे a2 b1 बटे b2 ज्ञात किए थे, तो उसके लिए यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 होगा तो उसके लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल की शर्त लिखो। अनंतः अनेक हल यानी तीनों यदि बराबर होंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, ये तीनों यदि आपके बराबर होंगे तो वह अनंतः अनेक हल प्रदर्शित करेगा। समीकरण निकाय का कोई हल ना होने की शर्त, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर तो होगा, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। समीकरण निकाय क्या कहलाता है, जिसका अद्वितीय हल एवं आलेख कैसा होगा, तो संगत और प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये सभी मैंने फॉर्मूले में बताए थे, फॉर्मूले की एक वीडियो है, उसको जाकर देख लेना, कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, जब अनंतः अनेक हल हो तो अनंतः अनेक हल को एक और बोल सकते हैं संपाती रेखाएं हो, यानी संगत एवं संपाती रेखाएं। जब कोई हल ना हो तो असंगत एवं समांतर रेखाएं। ठीक है, असंगत एवं समांतर रेखाएं, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये कौन सा हो जाएगा, असंगत एवं समांतर, असंगत एवं समांतर रेखाएं।
यहाँ पर इनको कनेक्ट करके याद कर लेना। यहाँ पर अनंता अनेक हल और यहाँ पर अद्वितीय हल की। अनंता अनेक हल की हो तो कौन सी होंगी? समपाती, याद रखना है, ठीक है। और इसमें कौन सी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। और ये कौन सी हो जाएंगी? समपाती। ये हो जाएंगी असंगत एवं समांतर रेखाएं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है तो इसका क्या हो जाएगा? वह समीकरण रेखिक समीकरण कहलाएगा। रेखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रेखिक समीकरण AX, और रेखिक समीकरण कौन सा होता है? ये देखो नीचे दिया है। रेखिक समीकरण कौन सा है? AX प्लस BY प्लस C का आलेख एक सरल रेखा होता है, ठीक है। जब रेखा x को काटे तब y का मान y बराबर 0। जब रेखा x को काटेगी तो y का मान 0 होगा। और यदि इसके विपरीत होता है, जब रेखा y को काटेगी तो x बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 या फिर x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा? तो सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको यहाँ पर x का मान 1 दिया है तो 1 रख दीजिए x का मान, और 2y, ठीक है। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। आपको y का मान निकालना है तो इसको उस साइड ले जाएंगे, ये -1 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और y इसको आप काट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं? तो रेखिक युगपत समीकरण इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द्विघात या वर्ग समीकरण का मानक रूप लिखो। द्विघात समीकरण AX² BX प्लस C कौन सा है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। A B C क्या है? वास्तविक संख्याएं, हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। द्विघात बहुपद AX² BX के में जो शून्यक होते हैं उन्हें द्विघात समीकरण AX² BX प्लस C बराबर 0 में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, जो कि अल्फा, बीटा और गामा होते हैं, ठीक है। वर्ग समीकरण में दो मूल कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग समीकरण में दो मूल कौन से होंगे? अल्फा और बीटा। और जो त्रिघात बहुपद होता है उसमें अल्फा, बीटा, गामा आ जाएंगे, ठीक है। मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है? ये पहले ही पढ़ लिया था। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A होता है। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? C/A आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ग समीकरण AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 के मूल यदि अल्फा बीटा हो ज्ञात करने का द्विघात सूत्र लिखना है, ठीक है। तो क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर B² माइनस 4AC अपॉन 2A। ये कहाँ पर काम आता है? मान लो आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड आप करते हो, जैसे मैंने बोल दिया कि x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसके गुणनखंड कीजिए। तो आप क्या करोगे? x² जो करते हो और इसको 5x प्लस 2x में तोड़ दो, क्योंकि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10, और जोड़ेंगे घटाने पर 7 आना चाहिए। प्लस 10 बराबर 0, तो x² प्लस 5 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x प्लस 5 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 5 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। x प्लस 2 और x प्लस 5 ये क्या होगा? इसके गुणनखंड होगा। लेकिन ऐसा कोई सा समीकरण जिसके गुणनखंड ना हो, जो टूट ही नहीं रहा हो, तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? इस फॉर्मूले का आप उपयोग करोगे। द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का सूत्र लिखो। तो d बराबर B² माइनस 4AC, d बराबर B² माइनस 4AC, ठीक है। वह समीकरण जिसमें, इसको फॉर्मूले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि चर की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। 3 हो तो त्रिघात समीकरण, और 1 हो तो रेखिक समीकरण। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं?
क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। यदि किसी वर्ग समीकरण का विभक्तिकर d शून्य हो, यानी b² - 4ac बराबर 0, यानी d बराबर क्या हो, 0, तो उसके मूल कैसे होंगे, समान एवं वास्तविक। याद रखना है, जब d का मान 0 हो तो उसके मूल कैसे होंगे, समान एवं वास्तविक। और जब d का मान बड़ा हो 0 से तो असमान एवं वास्तविक। और जब d का मान छोटा हो 0 से तो वास्तविक नहीं या अधिकल्पित। नेक्स्ट चलते हैं, विविक्त धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो मूल क्या होंगे, परिमेय एवं असमान होंगे। ठीक है, x -1 में x का मान क्या है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 1। कैसे हुआ, ऐसे x - 1 बराबर क्या होगा, 0। तो पहले x को इस x के बराबर 0 करो तो मान कितना हो जाएगा, 0। और फिर इस x - 1 के बराबर 0 करोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहां से आ जाती है आपकी समांतर श्रेणी। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में वहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित संबंध रखता है या निश्चित अंतर रखता है, वह क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। यानी निश्चित अंतर होना चाहिए, 2 है, फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, तो 3 3 का एक क्या है, निश्चित अंतर है। समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है, सार्वांतर कहलाता है। मतलब ये जो अंतर है इसमें प्रत्येक में जितने का है वह क्या कहलाता है, इनका सार्वांतर। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, तो a + d, a + 2d, a + 3d याद रखना है, अथवा a, इसको छोड़ दो, इसको आपको मत पढ़ो। ठीक है, कंफ्यूजन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये d है, d क्या है, सार्वांतर है, एक निश्चित सार्वांतर। मान लो यहाँ पर मैं a का मान लिख दूं 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, क्योंकि a का मान कितना है 2। आप इसमें रख के देखिए, a + 3d है, a का मान 2 रखो, ठीक है, d का मान कितना 3, क्यों 3 3 का अंतर चल रहा है, तो 9, और इसमें आप 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका समीकरण श्रेणी का x व पद व्यापक पद निकालने का सूत्र। तो Tn बराबर क्या है, a + n - 1d, a + n - 1d। फॉर्मूला वाली वीडियो में इनको जरूर से जरूर एक बार देख लेना। किसी समीकरण श्रेणी के प्रथम x पदों का योग का सूत्र क्या होगा, पूछा जा सकता है। s बराबर x/2, ठीक है, क्योंकि x पद है, वहां पर यदि आपसे पूछे n पद तो यहाँ पर क्या रख दोगे, n रख दोगे। 2a + n - 1d का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट त्रिकोणमिति वाले आ जाते हैं, तो इसमें से सही जोड़ी आपसे पूछी जाती हैं, तो यहाँ से आपकी सही जोड़ी आएंगी। ठीक है, देख लेते हैं। विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये आपने ज्ञात कर लिए होंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था n/4, जहाँ पर 0 1 2 3 और 4 आप रख देंगे तो आपके पूरे ये साइन के मान निकल जाएंगे, और साइन को यहाँ से उल्टा करोगे तो कॉस के मान, और इसका इसमें भाग दोगे, क्योंकि tan की वैल्यू कितनी होती है, tan बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। मतलब sin थीटा में यदि cos थीटा का भाग देंगे तो इसमें tan थीटा की वैल्यू आएगी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला वाली वीडियो में बताया था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर मान है, ये आपको पूरे याद होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 90 - थीटा यहाँ पर भी आएगा, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सभी क्या होंगे, प्लस में होंगे। ठीक है, अब sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, cot 90 - थीटा tan थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा, और sec 90 - थीटा cosec थीटा। नेक्स्ट चलते हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि निकालूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, और नीचे है
यहाँ से ये भी पढ़ लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर यदि और साइन थीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ पर साइन स्क्वायर था तो इसको इस अंडर रूट को कहाँ ले गए, इस तरफ ले गए, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट बन गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि मैं कॉस थीटा के लिए वैल्यू ज्ञात करूँ तो ये स्क्वायर है, इस साइड क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से इस तरफ इसको ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, कॉसेक थीटा तो ये स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा। फिर कॉसेक थीटा माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू निकालना होगी तो इस स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। यदि आपने फॉर्मूले याद किए हैं तभी आपको ये समझ आएंगे, अन्यथा आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। कॉट थीटा अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर 40 डिग्री कॉस स्क्वायर 40 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। जब थीटा कुछ भी हो इनके, लेकिन यदि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आता है तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा 1 होगा। क्यों कैसे हो जाता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, इस कॉसेक थीटा को अपन 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कट जाता है, क्या जाता है 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी कैसे आता है, टेन थीटा कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा ये कट जाता है, तो इसका भी आंसर क्या जाता है यहाँ पर 1। ऐसे ही इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। साइन 48 डिग्री, सेक 42 डिग्री और कॉस 48 डिग्री और कॉसेक 42 डिग्री। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा सही है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साइन 12 डिग्री और कॉस 78 डिग्री माइनस कॉस, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0। क्योंकि ये 90 माइनस थीटा जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था उससे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये 10 कॉट 10। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये इतनी क्षैतिज रेखा, ये वाला चैप्टर आपके उसमें से कट गया है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, वैसे तो कट गया है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ ले, एक बार इसको पढ़ लेना, परिभाषाएं बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x निर्देशांक या भुज कहलाती है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, याद रखना। बिंदु P x y एवं बिंदु Q x2 y2, इसको कर लो x1 y1, इसको कर लो x2 y2। ठीक है, कि मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है, पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसके अंदर, लेकिन अंडर रूट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5वां, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु 0 0 से दूरी, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि ये मूल बिंदु से दूरी ये x1 y1 या फिर आप x कुछ भी मान लीजिए, जैसे x यहाँ पर 1 0 हो जाएगा या x2 की वैल्यू 0 रख दीजिए तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से ही हो जाता है। 3 संरेखीय बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, शून्य। नेक्स्ट चलते हैं, बिंदु x1 y1 x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये x1 y1 कैसा है, ऐसा x1 y1 और x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 को जोड़ो 2 का भाग दे दो, y1 प्लस y2 को जोड़ो 2 का भाग दे दो। और इसके अलावा 3 निर्देशांक होते, यदि उसके मध्य बिंदु ज्ञात करना होते तो कैसा हो जाता, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन कितना हो जाता, 3 हो जाता। ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो जाता। बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करना हो आपको तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, इसको याद कर लेना। पहले तो x1 x2 x3 यहाँ पर है, अब आए y पे तो y लिखो 23
31 12 23 31 12 कोड वर्ड में याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज सदैव कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, याद रखना है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। 1 से 2 बार देख लेना, टोटल क्लियर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब क्या है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये इसका क्या है? मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। और आपको एक बात बता दूं कि जो भुजा 90 डिग्री के सामने होती है वही हमेशा कर्ण होती है। वह कौन सी होती है? कर्ण होती है। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? तो थेल्स प्रमेय बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रमेय है थेल्स, ठीक है। थेल्स प्रमेय भी आपको याद कर लेना है, फॉर्मूले में मैंने आपको बताई थी और आपके मैथ में भी है। यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा किसी अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभक्त करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये कथन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से होकर वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर दो हो सकती हैं। यदि ऐसे ही पूछे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं तो उसका आंसर हो जाएगा अनंत। और यदि यही क्वेश्चन में वो ऑप्शन देता है कि समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं तो वह कितनी हो सकती हैं? दो हो सकती हैं। नहीं तो स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को गलत मत कर देना। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अपरिमित या फिर अनेक, मतलब इन्फिनिटी। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो। किसी वृत्त के, ये वृत्त है, इसके कोई बाहर कोई बिंदु है, बाहर बिंदु मतलब बाहर, तो इससे ओनली कितनी? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जहां पर आपने PA बराबर PB प्रूव भी किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं तो समान या बराबर होती हैं। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान या बराबर कोण अंतरित करती हैं। केंद्र को बाह्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण को समद्विभाजित करती है। इनको याद रख लेना, IMP हैं, इनको गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय है, प्रमेय क्या है? प्रमेय के कथन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहां से कुछ फॉर्मूले हैं। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r, ठीक है, जिसको आप डायमीटर भी बोलते हैं। यहाँ पर एक गलत लिखा है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²। इसको मैंने फॉर्मूला वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। वृत्त के चाप की लंबाई θ/360 × πr², वृत्त के चाप की लंबाई, ठीक है। वृत्त के चाप की लंबाई यदि वह पूछे तो θ/360 तो होगा, लेकिन यहाँ πr² ना होकर यहाँ पर कितना होगा? 2πr, ठीक है। ये यहाँ पर गलत दिया है।
नेक्स्ट चलते हैं, एक वृत्त के व्यास एवं परिधि में क्या संबंध है। तो परिधि में संबंध पूछे तो पाई डी बराबर कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r, या फिर डी यानी डायोमीटर, या फिर पाई इंटू 2r। एक वृत्त के क्षेत्रफल एवं व्यास डी में क्या संबंध है, वृत्त के क्षेत्रफल का यानी 1/4 पाई डी स्क्वायर। डी यहाँ पर क्या है, डायमीटर है। ठीक है, इस फॉर्मूले को फॉर्मूले वाले उस वीडियो से आप रीचेक कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि या परिमाप कहलाती है। यानी वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में, यानी ये वृत्त है तो इसी के अनुदिश एक बार चलने वाली, यानी इसके ऊपर ही आप चलेंगे तो ये क्या कहलाती है, परिधि या परिमाप। वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का क्या कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाती है। यानी इस क्षेत्र को आप क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल कहते हो। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो यानी परिबद्ध हो, उसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, त्रिज्याखंड कहते हैं। यानी ये जो क्षेत्रफल है ये कौन सा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, माध्यक एवं बहुलक में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य होता है और -2 गुणा माध्य होता है। ठीक है, 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, तो त्वरण इसको कहते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। संपूर्ण वितरण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अंक जिस वर्ग अंतराल में होता है उस वर्ग को कहते हैं बहुलक वर्ग। त्वरण कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य क्या होगा, तो सभी को जोड़ो और जितनी संख्या है उसका भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, समांतर माध्य यानी मध्य की संख्या। तो यहाँ से 2 चलो और यहाँ से 2 चलो, बीच की संख्या कौन सी मिल गई, 3, तो ये 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बहुलक वर्ग 150 से 155 में उच्च सीमा और निम्न सीमा कौन सा, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो बहुलक का जो वर्ग है उसमें उच्च सीमा कितनी हो जाएगी, 150 और निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, 155। इसको एक बार रीचेक आप करेंगे। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु किसे कहते हैं, उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के औसत मान उस वर्ग का वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहते हैं। औसत मान दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, जो आए उसको क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु। माध्य माध्यिका किसे कहते हैं, वह वर्ग जिससे बारंबारताओं के योग का आधा अर्थात x/2 स्थित हो माध्यिका या माध्यक कहलाता है। यहाँ पर प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन। प्रायिकता का सूत्र क्या है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, PENS। ठीक है, या तो ये या फिर ये। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। किसी के ना होने और किसी के होने की घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन ये आएगा, तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, किसी के होने की और ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, ये 1 होती है। किसी घटना E की प्रायिकता P एक ऐसी है जो 0 और 0 के बराबर हो सकती है और किसके, 1 के बराबर हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में हो सकती है। घटना E और E पूरक घटनाएं हैं। एक सिक्के को उछालने पर चित्त या पट्टाने की प्रायिकता 1/2। एक पासे को फेंकने पर सम या विषम आने की प्रायिकता 1/2। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक की क्या होगी, 1 - P, 1 में से घटा देते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट लीप वर्ष में 53 रविवार, सोमवार या मंगल होने की प्रायिकता। तो इसको क्वेश्चन में आप कर लेंगे, कैसे, क्वेश्चन में आप इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूरे हो गए यहाँ पर आपके फॉर्मूले। और हाँ, यहाँ पर आपके रह गए हैं मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले रह गए हैं, तो उनको आप वीडियो से याद कर लेंगे और आपने याद कर लिए होंगे। मेंसुरेशन के यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लिया गया है, तो उनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव यहाँ आपके यहाँ से आएंगे, मोस्टली ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से आएंगे। जो कठिन आते हैं वो भी आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, पसंद आया हो तो
खरीदेंगे। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।